हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था खंड की चर्चा कर रहे हैं। हम इस सेशन में अर्थव्यवस्था से जुड़े जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उनको कवर करेंगे ताकि आप परीक्षाओं के दौरान ठीक तरीके से रिवीजन कर सकें। तो जो पहली और महत्वपूर्ण खबर है वह है खरीफ कैंपेन 2021। तो भारत की जो कृषि प्रणाली है उसमें कृषि से संबंधित जो फसलें हैं वे यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं में प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। इसी आधार पर खरीफ कैंपेन 2021 महत्वपूर्ण हो जाता है। तो केंद्र सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2021 की शुरुआत की है। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, कुछ डेटा है जिनसे सीधा सवाल बन सकता है। इसमें बताया गया है कि 307 मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है हमने। ठीक है, खरीफ फसलों के प्रबंधन की समीक्षा, उनका आकलन, ब्लॉक स्तरों पर बीजों का जो स्थिति है, इससे जुड़े कीटनाशक, उर्वरक और मशीनरी इत्यादि की उपलब्धता इस कैंपेन के प्रमुख फोकसों में रहेगी। यानी इसका जो मुख्य फोकस है वह इस पर रहेगा। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा खरीफ फसलों के लिए सीड मिनी किट वितरित की जाएगी। यानी बीजों से संबंधित एक मिनी किट है, वह इस कैंपेन के जरिए वितरित की जाएगी। तो इस साल उत्पादन कितना रहा है? इस साल 303.34 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। वहीं बीते साल की तुलना में यह 1.96% ज़्यादा है। यानी बीते साल जो उत्पादन हुआ था वह था 297.50 मिलियन टन। कृषि और संबद्ध क्षेत्र यानी कृषि और उससे जुड़े जो भी क्षेत्र हैं, जीडीपी में उनके योगदान में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा देखा गया है। इसी आधार पर दो डेटा को देखते हैं। जो कृषि की भागीदारी है जीडीपी में 2019-20 में यह 17.8% रही, जबकि 2020-21 में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह 19.9% हो गई है। अगर हम भारत में फसलों के पैटर्न की बात करें तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें 3 तरह की प्रमुख फसलें हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। वैसे आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन रिवीजन के लिए इन्हें हम एक बार देख लेते हैं। रबी की फसल कौन सी होती है? शीत ऋतु के दौरान, यानी सर्दियों के दौरान, शीत ऋतु के दौरान जिस फसल को बोया जाता है वह रबी की फसल कहलाती है। यानी अक्टूबर और दिसंबर के महीने में इसको बोते हैं। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आने तक यानी अप्रैल और जून के समय इसकी कटाई कर ली जाती है, यानी फसलें काट ली जाती हैं। इसमें प्रमुख रूप से गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों शामिल हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों रबी की फसलों में शामिल हैं। ठीक। शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ जो कि शीत ऋतु के दौरान आते हैं, उनसे होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक है। इस स्टेटमेंट से सवाल बन सकता है कि ये फसलों के लिए सहायक है या दुष्प्रभाव छोड़ती है, तो इस बात को याद रखिएगा, इससे उनको मदद मिलती है। आगे अगली है खरीफ की फसल। तो मानसून के आगमन के साथ ही इसकी बुआई शुरू हो जाती है और सितंबर अक्टूबर के महीने में इसको काट लिया जाता है। प्रमुख रूप से जो फसलें हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर या अरहर भी कहते हैं, दाल, ये एक तरह से दालों में आता है, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। इनको एक बार फिर से याद कर लीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है कि जायद की फसल है, रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। अब बात करें जायद की फसल के बारे में। तो रबी और खरीफ की फसल की ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु के दौरान इसकी बुआई होती है। यानी जब रबी की फसल काटी जा रही हो और जो खरीफ की फसल है उसको बोने का समय, उसके बीच का जो समय बचता है गर्मी के समय, उसको इन फसलों को बोते हैं। इसमें प्रमुख रूप से तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और चारे की फसलें शामिल होती हैं। यूपीएससी ने इससे पहले खरीफ की फसलों के संबंध में, दालों के संबंध में सवाल भी पूछा है। आप देखिए यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम 2019 में और 2020 में भी पूछा है। प्रश्न है, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों को देखते हैं। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। यानी इस तरह से इसी संदर्भ में जो है स्टेटमेंट फ्रेम किए जाते हैं और आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप सही विकल्प का चुनाव करें।
यहाँ पर भी देखिए भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में जो सवाल है वह फ्रेम किया गया है। तो अब समझ सकते हैं आप, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विषय के संदर्भ में जितना यहाँ हमने जिक्र किया है उसके अलावा भी आप अलग से पढ़िए। वैसे भी फसलों का पैटर्न मुख्य रूप से सिलेबस में हमारे मेंशन किया हुआ है। चलिए अब अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है नोबेल शांति पुरस्कार 2020। सवाल बन सकता है कि नोबेल शांति पुरस्कार यहाँ क्यों पूछा जा रहा है इकोनॉमी सेक्शन में, क्योंकि ये दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है जो इकोनॉमी से संबंधित है। तो नोबेल समिति का सशस्त्र संघर्ष और भुखमरी के बीच का जो संबंध था उस पर जोर रहा, यानी कि युद्धों के बीच में जो स्थितियां बनती हैं और भुखमरी की स्थिति उसके कारण पैदा होती है, उसको उन्होंने जोड़ करके देखा। लगभग 80% क्रॉनिक कुपोषित बच्चे सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों से रहे, ऐसा देखा गया। कोरोना वायरस महामारी में खाद्य असुरक्षा और अकाल की समस्या में वृद्धि देखी गई, ये भी कुछ डेटा बताते हैं। तो जो संस्था है जिसको ये दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार, WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यह यूनाइटेड नेशंस की ही एक संस्था है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, याद रखिएगा इस बात को। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा के रूप में इसको बताया गया है, इसकी जानकारी मिलती है। 1963 में सूडान में पहले विकास कार्यक्रम की इसने शुरुआत की थी। इसका मुख्यालय रोम में है यानी इटली, और भारत में 1963 से यह कार्यरत है। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वह भूख की समस्या पर ध्यान देती है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका काम है। इस आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो प्रोग्राम है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस गोल्स के अंतर्गत आता है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि खाद्य सुरक्षा और भूख की समस्या यानी जीरो हंगर और नो पॉवर्टी को अगर हम ले लें तो ये किस किस SDG के अंतर्गत आएंगे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है उस्ताद योजना। तो बहुत फेमस योजना का सेक्शन भी रहता है UPSC के सिलेबस के तहत, योजनाएं बहुत सारी पूछी जाती हैं। तो उस्ताद योजना को लिखते हैं USTTAD, उस्ताद। उस्ताद का मतलब क्या हुआ? उस्ताद का मतलब हुआ अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स ऑब्लिक क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए पारंपरिक कलाओं या शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन, यानी इसको बढ़ाना, अपग्रेड करना, स्किल्स को बढ़ाना पारंपरिक कलाओं और शिल्पों में। यह योजना दरअसल उन वर्कर्स से रिलेटेड है जो पारंपरिक शिल्प या फिर उस तरह की गतिविधियों से जुड़े हैं जो पारंपरिक ज्ञान को रखते हैं। इसका जो लॉन्च हुआ या इसको शुरुआत हुई वर्ष 2015 में, और इसका मंत्रालय जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना कार्यरत रही है। इसमें 100% केंद्रीय क्षेत्र की भूमिका है, यानी यह 100% 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और इसका जो क्षेत्र है इसको लागू किया गया है पूरे भारत देश में ही है योजना लागू की गई है। उस्ताद योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक शिल्पों और कलाओं की विरासत को संरक्षित रखने के लिए एक प्रयास किया गया है। शिल्पकारों या कारीगरों में क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनके पारंपरिक कौशल को वैश्विक बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति क्राफ्ट में अच्छा है, कुछ बना लेता है, कोई बुनकर है, तो उसको वैश्विक बाजार से जोड़ना ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका जुटा सके और रोजगार पा सके। पारंपरिक कला में सिद्धहस्त कारीगरों के माध्यम से युवा पीढ़ी को भी ट्रेंड करना, यानी उनका जो कौशल है, पारंपरिक ज्ञान है, वह उनके साथ ही ना जाए बल्कि आने वाली पीढ़ी को मिले और वे उसे वैश्विक बाजार से जोड़ करके उसमें अतिरिक्त रूप से ऐड ऑन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। यानी विलुप्त होती जा रही कलाओं और शिल्पों के संरक्षण का प्रयास यह किया गया है। ठीक है, चलिए एक योजना इसके पहले पूछी गई थी 2018 में, विद्यांजलि योजना, इसका प्रयोजन पूछा गया था। तो यह सवाल इसलिए लिया गया है ताकि आप समझ सके कि किसी भी प्रश्न में जो प्रश्न बनता है योजनाओं से संबंधित वो कई बार कई चीज़ों को लेकर के पूछा जा सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि मंत्रालय बताइए, या फिर योजना का उद्देश्य क्या था। इसमें जैसे प्रसिद्ध विदेशी संस्थानों को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, उस आधार पर इसका उत्तर आपको देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी केवल 2 और 3। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है सरल जीवन बीमा।
तो बीमा से संबंधित है, इसलिए इसका जो रेगुलेटर होगा वह होगा IRDAI। आगे देखते हैं। तो जो योजना है वह है सरल जीवन बीमा, और यह व्यक्तियों के लिए एक मानक अवधि की बीमा पॉलिसी है। इसका उद्देश्य है शहरी और ग्रामीण भारत के बीच सुरक्षा अंतर को कम करना, यानी हमें अक्सर शहरी भारत और ग्रामीण भारत के बीच में जो सामाजिक सुरक्षा का अंतर दिखाई देता है उसको कम करना इसका उद्देश्य है, यानी उसको पाटना। यह प्लान स्वरोजगार वाले या कम आय वर्ग से संबंधित लोगों को बुनियादी सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखिएगा, स्वरोजगार वाले लोग भी शामिल हैं और कम आय वर्ग से संबंधित लोग भी इसमें शामिल हैं। इस पॉलिसी की अवधि के भीतर पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद, यानी अगर पॉलिसी जिसने ली है उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके जो आश्रित हैं उनको संपूर्ण कवर राशि का भुगतान किया जाएगा, जो उसके नॉमिनी होंगे, जो उसके आश्रित होंगे। इसमें न्यूनतम 5 लाख की कवर राशि से अधिकतम 25 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 5 लाख से 25 लाख। 18 से 65 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को खरीद सकता है। 18 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति। पॉलिसी की अवधि कितनी है? 5 से 40 साल तक की ली जा सकती है, यानी आप 5 साल से लेकर 40 साल तक की अवधि को ले सकते हैं। और क्या कहा गया है, जो पॉलिसी का धारक है, यानी जिसने पॉलिसी ली है, उसके पास नियमित रूप से या सीमित अवधि यानी 5 से 10 साल के लिए एकल भुगतान के रूप में प्रीमियम का भुगतान करने का विकल्प है, यानी वह एक बार में भी पूरा पेमेंट कर सकता है, ऐसा ऑप्शन भी दिया गया है। और प्रीमियम का भुगतान मंथली किया जा सकता है, 3 महीने में किया जा सकता है, 6 महीने में किया जा सकता है, या सालाना तौर पर भी किया जा सकता है। यह भी इसमें विकल्प दिया गया है। ठीक, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का विलय किया जा रहा है, यानी जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है उनका राज्य केंद्रीय सहकारी बैंकों में विलय किया जा रहा है, इसी वजह से चर्चा में है। तो इनको कहते हैं DCCBs, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, और राज्य सहकारी बैंक STCBs के साथ इनको जोड़ रहे हैं। यह जो पूरी प्रक्रिया है यह RBI के तहत चलाई जाएगी। तो इसको जोड़ने के लिए RBI ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और कुछ शर्तें लगाई हैं जिनके तहत यह प्रक्रिया पूरी होगी। यानी इसका जो एकीकरण है उसके लिए सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव लाना जरूरी है। उसके बाद नाबार्ड राज्य सरकार के इस प्रस्ताव की जांच करेगा और फिर RBI के पास इसकी सिफारिश भेजी जाएगी। नाबार्ड का मतलब क्या हुआ? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, जो कृषि से संबंधित जो भी स्थितियां हैं उनको देखता है। तो ये जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है, इसमें जो शेयर धारक है उनके अपेक्षित बहुमत द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना जरूरी है, ताकि शेयर धारकों की भी एक भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके। बैंकिंग रेगुलेशन जो संशोधित एक्ट 2020 में आया था, उसमें STCBs और DCCBs को अधिसूचित किया गया है और यह 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी है। बैंकों के एकीकरण को RBI द्वारा स्वीकृत किए जाने की जरूरत है, यानी जो पूरा एकीकरण का मामला होगा इसे अंत में RBI की स्वीकृति मिलना जरूरी है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जा चुका है सिविल सर्विस एग्जाम 2020 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हैं इसी से संबंधित। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी DCCBs अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, DCCBs का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसमें आपको सही बताना था, तो इसका उत्तर बी था। ठीक, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। बायोमास के उपयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन लेकर के आए। तो सरकार ने कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जैव भार के इस्तेमाल पर एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। यानी हम देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और हर साल जो दिल्ली जैसे शहरों की हवा है वह भी खराब होती हुई हमें दिखती है। इसमें खासतौर से पराली जलाने या इस तरह के जो कृषि अवशेष हैं उनका मुख्य योगदान होता है। इसी संबंध में सरकार ने इस तरह की एक योजना की शुरुआत की है। यह मिशन वायु प्रदूषण और कार्बन फुटप्रिंट्स के रोकथाम के लिए लाया गया है और ऊर्जा अंतरण यानी ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इससे मजबूती मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति हो सकेगी।
इसमें अधिक से अधिक कार्बन न्यूट्रल विद्युत उत्पादन के लिए कोयला फायरिंग, कोल फायरिंग इसको बोलते हैं, इसके स्तर को 5% से आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य रखा गया है। आगे देखें, बायोमास पैलेट्स में सिलिका और क्षार की अधिक मात्रा को नियंत्रित करने के लिए बॉयलर डिजाइन में भी शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। बायोमास पैलेट्स क्या होते हैं? यानी कृषि से बचे हुए वे अवशेष जैसे लकड़ी का बुरादा, कुछ छोटे छोटे डंठल, ये सारी चीज़ों को मिला करके बायोमास पैलेट्स बोलते हैं, यानी कृषि अवशेषों को। एक तो इसमें जो भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं उनको भी नियंत्रित किया जाएगा, साथ ही जो बॉयलर का डिज़ाइन है उसको भी यहाँ पर ठीक तरीके से निर्धारित किया जाएगा ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम लिया जा सके। ऊर्जा संयंत्रों तक बायोमास पैलेट्स और कृषि अपशिष्ट की आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भी एक बात कही गई है, यानी खेतों में जो डंठल वगैरह निकलते हैं उनको कैसे ऊर्जा संयंत्रों तक पहुंचाया जाए उसकी पूरी एक व्यवस्था की जाएगी इसके तहत। इस मिशन में कुछ उपसमूह होंगे जिसमें से कि कुछ उपसमूह बायोमास की विशेषताओं पर शोध करेंगे, कुछ बॉयलर्स की डिज़ाइन पर शोध करेंगे, कुछ आपूर्ति श्रृंखला को देखेंगे। यह पूरी स्थिति है। चलिए इससे जुड़ा एक सवाल देखते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम 2020 का ही सवाल है। पूछा गया है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? भारत की बायोफ्यूल पॉलिसी से रिलेटेड यह सवाल पूछा गया था पिछले साल। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किसका नहीं। तो बायोफ्यूल के दौरान आपको याद होगा कि जो बातचीत की गई थी वह गन्ने के बचे हुए अवशेषों से इसको मिलाने की बात थी। इसमें खास तौर से स्टार्च वाले पदार्थ, शर्करा युक्त पदार्थों की यहाँ पर बात थी। तो इसमें जो चौथा वाला है विकल्प यहाँ पर कुल्थी यानी हॉर्स ग्राम, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप इसके थ्रू इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी हॉर्स ग्राम इसके तहत नहीं आता। यानी बहुत सारे विकल्प हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ऐसे प्रश्न कई बार एलिमिनेशन मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसको एक बार नोटिस कर पाएंगे तो आप चौथा जिसमें भी नहीं है वैसा विकल्प ढूंढिए। 4 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, यानी एक संभावित उत्तर तक पहुंचने के लिए आप ऐसी ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं। इसका उत्तर ये वाला सही है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो सेंट्रल बैंक्स सुपरवाइजर्स के तौर पर यह पूरी प्रक्रिया लाई गई है। तो नेशनल फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में आरबीआई शामिल हुआ है, यानी एनजीएफएस का जो एक पूरी प्रक्रिया है यह दरअसल क्या है, यह केंद्रीय बैंकों का, कई देशों के केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है और दिसंबर 2017 में पेरिस में वन प्लैनेट समिट में इसको स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, एनजीएफएस को 2017 में पेरिस में वन प्लैनेट समिट के दौरान शामिल किया गया था। यह वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास की जो बेहतरीन व्यवस्था हो सकती है उसको एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और उसमें योगदान देने की बात करते हैं, और इसी उद्देश्य को लेकर के आरबीआई भी इसमें शामिल हुआ है। यानी एक तरीके से जो आर्थिक विकास हो रहा है उसको जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से जोड़ करके देखना। तो एनजीएफएस सदस्य देशों की वित्तीय क्षेत्र की नीतियों को पर्यावरण और जलवायु जोखिम को ध्यान में रखते हुए तैयार करता है। ये बताते हैं कि कौन कौन सी नीतियां आर्थिक स्तर पर बनाई जानी चाहिए जिसका प्रभाव दीर्घकालीन स्तर पर या दीर्घकालिक स्तर पर हमें पर्यावरण पर देखने को ना मिले। जलवायु परिवर्तन, फिजिकल रिस्क और ट्रांजिशन रिस्क के रूप में वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है। जो फिजिकल रिस्क है उसमें मौसम या वेदर की घटनाएं शामिल हैं। इसी तरह जो ट्रांजिशन रिस्क है उसमें निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए पॉलिसीज, कानूनी और नियामक ढांचा और तकनीकी विकास से जुड़े जो भी जोखिम है उनको शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। देखते हैं, तो यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो बागवानी के क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं की तलाश करती है। वर्ष 2020-21 की अवधि में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
इस योजना की अगर हम बात करें तो इसे 2014-15 में शुरू किया गया था और इसका जो उद्देश्य है वह देश भर में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना है। हॉर्टिकल्चर से अक्सर बहुत सारे स्टेटमेंट के तौर पर सवाल पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। इसका जो मंत्रालय है किसके तहत कार्य कर रहा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसमें क्या क्या शामिल होता है? फल, सब्जियां, जड़ और कंद फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोकोआ आदि के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा इसके तहत। ठीक, बागवानी फसलों की उपज में वृद्धि करने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2014-15 से लेकर 2019-20 तक अगर हम इसके आंकड़े को देखें तो फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन 9% इसका क्षेत्रफल और 14% उत्पादन बढ़ा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के कारण बागवानी क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। यानी अगर बागवानी मिशन से ऐसे कोई सेंटेंसेस जोड़ करके बताए किससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है तो यह बात सही है। तो ये वाले मिशन को भी आप याद रखिएगा। आज के सेशन में हम इतनी ही न्यूज़ को कवर करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।